हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आपका घर की बात पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 3 में। आज की पॉडकास्ट की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सवाल ये कि जब भी आपको अपना घर सुंदर बनाना होता है, आप एक इंटीरियर डिजाइनर हायर करते हो, वो आपको बहुत कुछ बताता है। कलर कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए, किस दीवार पर क्या पैनलिंग आनी चाहिए, क्या टाइल होना चाहिए, क्या पत्थर होना चाहिए, किस तरह की फॉल सीलिंग होनी चाहिए, किस तरह की लाइटिंग होनी चाहिए, वो सब आपको बता के दे देता है। लेकिन दिक्कत वहां से शुरू होती है जब इन सब काम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करना होता है, क्योंकि समझ नहीं आता कि इतने सारे कॉन्ट्रैक्टर है मार्केट में, कौन अच्छा है कौन बुरा। जो आपके विश्वास वाले वो अच्छा है या नहीं, जो आपके विश्वास वाला नहीं है क्या उसको काम दिया जा सकता है नहीं, कौन है जो आपको क्वालिटी वर्क करके दे सकता है, कौन है जो आपका काम सारा बिगाड़ सकता है। अब इतने सारे सवालों के बीच आम इंसान अगर अपना घर सुंदर बनाना चाहे तो कैसे बनाए, इसका जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिल जाएगा। इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं धीरज अरोड़ा जी के साथ, जिनको है 20 साल का कमाल का एक्सपीरियंस इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टिंग में, और साथ ही साथ ये फाउंडर एंड सीईओ है इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल के, जिसके ऊपर 1 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी कि बिजली के कॉन्ट्रैक्टर यानी इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में। फिर ये धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ाते गए और बढ़ते बढ़ते आज इतना बड़ा हो गया कि आज एक यूट्यूबर भी है, बिजनेसमैन भी है, मेंटोर भी है और साथ ही साथ राइटर भी है, क्योंकि इन्होंने अपनी 2 से 3 बुक लिखी भी हैं। इंटीरियर की दुनिया में इन्होंने बड़े नीचे शुरू किया और अपना रास्ता बनाते बनाते बहुत ऊपर तक आए हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि जमीनी स्तर पर क्या दिक्कतें आती हैं और उनको किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो धीरज जी से हम बात करने वाले हैं आज कि अगर आपको एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है अपना काम करवाने के लिए, अपना एक प्लान एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो आपको किस तरह से पहचानना चाहिए कि वो अच्छा है बुरा है और क्या वो आपके काम करके देगा या नहीं देगा। तो चलिए अब चलते सीधे अपने पॉडकास्ट में, जहां आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं सीधे पॉडकास्ट में। धीरज जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभिनव जी, आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। आप आए तो हम तो बढ़िया ही हो ही गए अब। एंड थैंक यू। सो वेलकम 91 होम्स। आई एम श्योर मैं, मेरी ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, वो सब आज की पॉडकास्ट से बहुत ज़्यादा वैल्यू ड्राइव करने वाले हैं। एंड आपका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, फिर भी मैं दे दूँ कि हमारे सामने जो इस वक्त बैठे हैं वो इस इंडस्ट्री के बाहुबली महारथी है, क्योंकि 20 साल से ऊपर इनका एक्सपीरियंस है। और मुझे नहीं लगता इन्होंने कोई भी फील्ड छोड़ी होगी। इसमें पीओपी हो, इलेक्ट्रिशियन हो, पेंट हो, फ्लोरिंग हो, हर चीज में इनको पूरा पूरा ज्ञान है। तो आज हम ट्राई करेंगे कि इनका जो ज्ञान का सागर है उसे छोटी सी बूंद कैसे निकाल सके। तो सर थैंक यू सो मच मेरी ऑडियंस और मेरे ऑफिस की तरफ से। थैंक यू अभिनव जी, और मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। माय प्लेजर सर। एंड ठीक है, तो हम अब डायरेक्टली अपने टॉपिक्स पर जंप करते हैं। तो आज हम Yes. डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम कभी भी काम करते हैं जब, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले जो स्टेप होता है वो डिजाइन होता है, लेकिन जो उसके अगला स्टेप होता है वो होता है कि ये डिजाइन एग्जीक्यूट कौन करेगा। सो वी नीड अ कॉन्ट्रैक्टर जो एग्जीक्यूट कर सके। अब ये जो एग्जीक्यूट कर सके, इसमें एक बड़ी दिक्कत ये आती है कि पहचाने कैसे कौन सही है कौन नहीं है। तो आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है, आप खुद एग्जीक्यूशन में है, तो आप एक बिल्कुल लेमैन की तरह बताइए कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस अपना घर सुंदर बनवाना है और मैं जाता हूँ मार्केट में कॉन्ट्रैक्टर ढूंढने, एक इंटीरियर वाला ढूंढने, तो मैं पहचानूं कैसे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ओके, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि सभी कॉन्ट्रैक्टर सही हैं, कोई अच्छा। कॉन्ट्रैक्टर गलत नहीं है। हाँ। तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर आपके लिए सही हो सकते हैं, कुछ आपके लिए गलत हो सकते हैं। पहचान करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले 3 चीज़ें देखिए कि हम्म। मैच करती हैं कि नहीं। हम्म। जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी काम की रिक्वायरमेंट क्या है। हम्म। क्या वो रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्टर फुलफिल कर सकता है? वो रिक्वायरमेंट उस कॉन्ट्रैक्टर के लिए बड़ी तो नहीं है, वो रिक्वायरमेंट उस कॉन्ट्रैक्टर के लिए छोटी तो नहीं है। तो ये सब आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। दूसरा देखिए कि क्या आपका उस कॉन्ट्रैक्टर से टेस्ट मैच करता है, जिस तरीके की वो डिलीवरी देता है आपको वो एक्सेप्टेबल है। और तीसरा तरीका ये देखिए, क्या आपको उससे एक वाइब आती है और या उसकी वैल्यूज़ आपकी वैल्यूज़ से मैच करती हैं। इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ वैल्यू वाले पॉइंट को। पंक्चुअलिटी एक वैल्यू है, टाइम पे पहुंचना मीटिंग में एक वैल्यू है। तो क्या कॉन्ट्रैक्टर आपसे पहली मीटिंग पे टाइम पे आया? कई बार क्लाइंट खुद टाइम पे नहीं आते हैं तो उनकी वैल्यू हो जाती है कि लेट होना चलता है। राइट। लेकिन अगर आपकी वैल्यू है पंक्चुअलिटी के लेट होना नहीं चलता, तो आप ये जज कीजिए कि आपका कॉन्ट्रैक्टर भी पंक्चुअल है कि नहीं है। तो नेचर मिलेगा, वाइब्स मिलेंगी, वैल्यू मिलेंगी, तभी बात बन पाएगी। अब इसको कैसे पहचाने इन तीनों चीज़ों को? उसके लिए आपको सिंपल सा तरीका करना है कि उस कॉन्ट्रैक्टर को उसके सोशल मीडिया पे ज़रूर फॉलो करें, कम से कम 1 साल तक। आप ये देखें कि भाई वो किस तरीके के काम कर रहा है, किस तरीके की डिलीवरी दे रहा है, किस तरीके के टेस्ट हैं उसके, वो आपके रिक्वायरमेंट से मैच करते भी हैं कि नहीं। अब तब क्या करेंगे, भाई हमारे पास 1 साल का टाइम पीरियड नहीं है, हमें तो हमारी वाइफ ने बोला इंटीरियर कराओ और जल्दी जल्दी में हमने इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर बुला लिए। राइट। तब आप 2-3 इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को इंटरव्यू कीजिए और उस इंटरव्यू में मैं आपको एक फिल्टर बता रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट, उसको यूज कीजिए। उस फिल्टर का नाम है TTC। ओके। ठीक है, फिल्टर को डिकोड कर देता हूँ, ट्रस्ट, टैलेंट एंड कॉस्ट। बट प्रॉब्लम ये है कि क्लाइंट इस फिल्टर को उल्टा इस्तेमाल करते हैं।
वो यूज करते हैं CTT। यानी सबसे पहले तो वो ठेकेदारों से पूछते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से पूछते हैं कि भाई साहब ये काम मेरा कितने में हो जाएगा, मेरे घर का इंटीरियर कितने में हो जाएगा। तो सबसे पहले वो कॉस्ट पूछते हैं। तो सबसे लोएस्ट वाले को वो बुला लेते हैं, फिर जबरदस्ती उससे ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। जबरदस्ती ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कोई मीडिएटर ढूंढ लेते हैं, मतलब थर्ड पर्सन को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, या फिर ट्रस्ट बनाने के लिए उसकी पेमेंट रोक के रखेंगे। जब मैं पेमेंट रोक के रखूंगा तो मेरा काम होगा ही, ऐसा नहीं है। या फिर ट्रस्ट बनाने के लिए किसी और चीज का इस्तेमाल करेंगे, इससे बात बिगड़ जाती है। और तीसरे लेवल तक तो वो बहुत बाद में पहुंचते हैं, जब तक एडवांस वगैरह होके काम शुरू होता है, वो होता है टैलेंट। ओके, राइट। यानी कि हमने कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ कॉस्ट के बेसिस पे हायर कर लिया और ट्रस्ट बनाने की कोशिश करी आर्टिफिशियली, और लास्ट में देखा कि उसके बंदे टैलेंटेड हैं भी कि नहीं है हमारा काम करने के लिए, तब बहुत गड़बड़ हो जाती है। हमें इस फिल्टर को लगाना चाहिए TTC फॉर्मेट में। सबसे पहले ये चेक करो, क्या उस कॉन्ट्रैक्टर के पास और उसकी टीम के पास ये टैलेंट है जो हमारा काम करने के लिए चाहिए। अगर है तो फिर ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करो और फिर कॉस्ट पे जाने की कोशिश करो। अगर उसके पास वो टैलेंट ही नहीं है जो आपके काम के लिए चाहिए, तो आप कॉस्ट को क्या करेंगे पूछ करके। तो इसी फिल्टर से चल के आप एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को पहचान सकते हो। और मैं फिर बात रिपीट करूंगा कि कोई कॉन्ट्रैक्टर गलत नहीं है। जितनी जिसको नॉलेज, जितना टैलेंट है, उतना काम कर रहा है। आपको स्मार्टली सेलेक्ट करना है कि मेरे लिए ये काम कर सकता है कि नहीं। हम लोग अपने टीम मेंबर भी तो हायर करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि कोई टीम मेंबर हमारे पास गलत है? नहीं। हम इंटरव्यू में स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि हमारे टीम मेंबर के पास हमारी क्लाइंट की प्रॉब्लम का हल है कि नहीं। जिसके पास हल है हम उसी को रखेंगे, जिसके पास हल नहीं है उसको ट्रेनिंग मॉडल पे बुलाएंगे। करेक्ट। तो आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को कैसे पहचाने। मुझे वो तो क्लियर हो ही गया। बाकी जब आप ये मुझे बता रहे थे, टर्म्स बता रहे थे, तो मुझे मोदी जी की याद आ गई। वो भी अपने जो उनके भाषण होते हैं उनमें ऐसी टर्म्स देते हैं जो इंसान के दिमाग में बिल्कुल छप जाए। तो आपने हमें जो एक फॉर्मूला दिया है, तो एक बार फॉर्मूला आप दोबारा बता सकते हो? फुल फॉर्म दोबारा बता देंगे ऑडियंस को? वो फिल्टर है TTC और इसका करेक्ट सीक्वेंस है, सबसे पहले टैलेंट देखो, फिर ट्रस्ट बिल्ड करो उस कॉन्ट्रैक्टर पे, और फिर कॉस्ट की बात करो। अगर ये दो चीज हो जाती हैं तो कोई भी आपसे मार्केट से ज्यादा रेट तो ले ही नहीं सकता है। तो आप उसको मनाएंगे कि हमें आपका काम पसंद है, आप पे ट्रस्ट भी है पूरा, और कॉस्ट हम जो है ये देना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन आप उल्टा पकड़ लेंगे, कॉस्ट को पहले पकड़ लेंगे, तो आप ट्रैप्ड हो जाओगे ऐसे ठेकेदार के साथ जिसको सिर्फ कॉस्ट पे ही सेल करना है, जिसको जरूरत है ऑर्डर की। उसने कहा चलो भैया ये कम पैसे में काम देगा, इसको पकड़ लो। तो सर अगर हम तीनों चीज को तोड़कर देखते हैं, सबसे पहले आता है टैलेंट, राइट? टैलेंट पहचाने कैसे? लाइक आप मैं बैठे, हमारे सामने कैमरा में बैठे हैं, अगर हम तीनों पहुंच जाएं, टैलेंट पहचाने कैसे? तो देखो, टैलेंट को पहचानने के लिए आपको ठेकेदार को इंटरव्यू करना पड़ेगा, साथ के साथ उसकी टीम को भी इंटरव्यू करना पड़ेगा, साथ के साथ उसके पुराने क्लाइंट को जाके मिलना पड़ेगा, ताकि आपके पास एक लाइव टेस्टिमोनियल हो जाए। इन 3 तरीके से आप कॉन्ट्रैक्टर के टैलेंट को पहचान सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें वो भी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सपीरियंस। मेरी राय में अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो वहां से तो उसकी कॉन्ट्रैक्टिंग करियर की शुरुआत होती है। 5 साल में वो सीख के तैयार होता है कि अब क्लाइंट के सामने वो ठीक से काम कर पाएगा। 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाले ठेकेदार पे आप बहुत जल्दी उसके टैलेंट पे विश्वास नहीं कर सकते। ये हो गया टैलेंट। अब आ जाइए ट्रस्ट पर। यस। ट्रस्ट कैसे बिल्ड करूं मैं किसी पर? टैलेंट चलो मैंने अप्रूव कर दिया, टिक हो गया। अब ट्रस्ट की बारी। अब ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको दोबारा से इंटरव्यू करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि वो किस सर्कल में काम कर चुका है। क्या उस सर्कल में आपकी कोई जानकारी है? क्या उसके पास जो भी गवर्नमेंट से नॉर्म चाहिए वो पूरे हैं? पैन नंबर, उसका GST नंबर, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ये सब चीजें हैं? क्या उसके सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव हैं? अगर ये सब एक्टिव हैं तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। आप उसकी टीम को भी इंटरव्यू कर सकते हो, उसके ऑफिस भी जा सकते हो। आजकल तो मोबाइल और ये सोशल मीडिया का ज़माना है। मुझे याद है मेरे फादर साहब जब काम किया करते थे तो बकायदा ऑफिस टीम आया करती थी देखने के लिए कि भाई साहब आप कहाँ ठेकेदारी करते हो, हमें वो दिखाओ। तो आप ऐसे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रस्ट बनाने के लिए। ओके, ठीक है, 2 हो गए। अब आ जाइए कॉस्ट पर। शुरू में टिक लग गया, फिर टिक लग गया, अब कॉस्ट पर क्या कहना है आपका? कॉस्ट पे कहना ये है कि आप 2-3 ठेकेदार से कॉस्ट लो, और हमारी इंडस्ट्री में कॉस्ट भी बड़ी वेरिएबल निकलती है। एक किसी अलमारी के 1400 रुपये फुट कह रहा है, एक 3000 रुपये फुट कह रहा है, एक 2200 रुपये फुट कह रहा है। तो आप उस कॉस्ट को जस्टिफिकेशन उससे मांगे, ब्रेकअप मांगे,
जब आपको ब्रेकअप मिल जाएगा तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और आप समझ सकते हैं हर एक कॉन्ट्रैक्टर के अपने ओवरहेड होते हैं। करेक्ट। कोई सुपरवाइजर आपको देता है तो हम्म। उसका ओवरहेड थोड़ा बढ़ जाता है, कोई हम्म। सुपरवाइजर नहीं देता तो उसका ओवरहेड कम रहता है। तो क्या जो ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो ओपनली बताते हैं कि सर हाँ मेरा प्राइस महंगा है क्योंकि मैं आपको फला फला सर्विस एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, मैं वारंटी दे रहा हूँ, मैं सुपरवाइजरी दे रहा हूँ, तो क्या अगर ये सब मिल रहा है तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना बनता है? देखो, जो बढ़िया ठेकेदार होगा वो उसको ट्रांसपेरेंसी से बताएगा और जो बढ़िया कस्टमर होगा वो उसको एक्सेप्ट करके पे भी करेगा, बिकॉज क्वालिटी कम एट प्राइस। करेक्ट करेक्ट। यानी दोनों का ईमानदारी से अपनी अपनी बात को रखना जरूरी है, कोई Yes. एक भी इधर उधर हुआ तो काम बिगड़ेगा। यस तो सर इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर का तो हमने समझ लिया, जी। अब आ जाओ उससे एक लेयर पहले इंटीरियर डिजाइनर पर, जो एक्चुअल Yes. में ये बताएंगे कि कौन सा पेंट होना चाहिए, कहाँ पर क्या होना चाहिए, जो एक्चुअल में डिजाइन करेंगे आपका घर, उनमें कौन सही है कौन नहीं है, उनमें कैसे पहचाना है? क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं भी इस फील्ड में हूँ तो मैंने देखा है कि एक घर को डिजाइन करने के लिए कोई पर स्क्वायर फीट 10 रुपये भी चार्ज कर रहा है, कोई 20 कर रहा है, कोई 50 कर रहा है, कोई 100 कर रहा है, कोई 300 कर रहा है, कोई 500 कर रहा है। तो मैं कैसे डिसाइड करूँ कि किसके साथ जाऊँ किसके साथ ना जाऊँ? सो अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट और टेस्ट क्या है। फिर हम्म। भी मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। सबसे पहली बात कि वो इंटीरियर डिजाइनर ना कॉन्ट्रैक्टर ना हो। अच्छा। अगर आप खाली डिज़ाइन बेस्ड काम किसी से कराना चाहते हैं तो ये एसेंशियल है कि वो बंदा खाली इंटीरियर डिज़ाइनर ही हो। Okay. मतलब कि वो ब्रेथ इन करे डिज़ाइन को और ब्रीथ आउट भी करे डिज़ाइन को, इसके अच्छा। अलावा वो किसी चीज़ पे उसका फोकस ना हो, तभी आपको वो एक यूनिक डिज़ाइन बना के दे पाएगा। अब Okay. इसमें मैं आपको ना एक गेम चेंजिंग बात बताता हूँ जो मेरे 150 कस्टमर ने मुझसे कही है और सभी कस्टमर ने ये एक ही बात कही है। उन्होंने बोला है कि धीरज सर, आपकी डिज़ाइन टीम ने ना हमें वही डिज़ाइन बना के दिया जो हम चाहते थे। Okay. इससे एक सीक्रेट पता लगता है, यानी एक अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर आपके लिए वो है जो अपने डिज़ाइन को आप पे ना थोपे। आपने तो अपना घर बनाना है, दूसरे इंटीरियर डिज़ाइनर के हिसाब से अपना घर कैसे बना लोगे? यानी आज की डेट में क्लाइंट इतना एजुकेटेड है सोशल मीडिया से, गूगल की मदद से, पिंटरेस्ट की मदद से, कि उसको पता है कि उसको अपने घर में क्या डिज़ाइन चाहिए। बस उसको एक हाई अथॉरिटी वाला बंदा चाहिए जो उस डिज़ाइन को वेरीफाइड कर दे और ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करके 3D बना के दे दे। दैट्स इट। तो एक अच्छे डिज़ाइनर की पहचान ये है, वो आप पे डिज़ाइन ना थोपे, आपके मन का डिज़ाइन बना करके टेबल पे आगे रख दे। ओके, परफेक्ट। तो आपने ये बड़ी यूनिक बात की कि जो कोर से इंटीरियर डिजाइनर्स हो, नॉट कि इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर जो इंटीरियर डिजाइनर बन गए हो, राइट? Yes. आई थिंक ये इस वजह से ताकि उनका दिमाग पूरी तरह सिर्फ इसी फील्ड में चल सके, इधर से उधर ना भागे। देखो सर, दो तरीके से काम होता है। एक होता है कि हमें इंटीरियर का काम करवाना है और एक होता है कि हमें डिजाइन बेस्ड काम कराना है, यानी डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि बंदा कहे वाओ किसने ये डिजाइन किया है, जिस मेथोडोलॉजी पे ताजमहल बना था। तो इंटीरियर डिजाइनर पिक्चर में सोलली तब आता है जब वो आपको एक यूनिक चीज बना के दे। अगर उसको फोटो में से देख के कॉपी करनी है तो मेरे जैसे कॉन्ट्रैक्टर बहुत हैं जो फोटो देख के घर बना देते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो जब आपको डिजाइनर को पहचानना है तो एसेंशियल है वो ब्रेथ इन भी डिजाइन करे और ब्रेथ आउट भी डिजाइन करे, इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता। राइट राइट राइट। मतलब उसकी एक्सपर्टीज हो डिजाइनिंग। क्या उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी जरूरी है? फॉर एग्जांपल अगर एक इंटीरियर डिजाइनर होने के नाते मैंने पेंट सजेस्ट कर दिया, वो पेंट का प्रोसेस क्या हो, क्या उनको ये पता होना, उनसे ये उम्मीद की जानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। वो उस प्रोसेस को जानते भी हों, उस प्रोसेस में क्या कमी रह गई है ये भी बता सकें। तो उनका साइट पे जाना ज़रूरी है, बट ध्यान उनका सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन पे ही रहेगा। वो कॉन्ट्रैक्टर बनने की कोशिश ना करें, उससे गड़बड़ हो जाएगी। ओके ओके, ठीक है। आई थिंक ये बड़ी मेजर इंसाइट दे दी आपने, वरना आजकल भारतीय घरों में जो चलता है कि कोई ठेकेदार है या कोई कॉन्ट्रैक्टर है, चल भाई तू ही डिजाइन कर दे, तो वो भी एक चीज चलती है। राइट, ठीक है ठीक है सर। अब इसके साथ हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास ऑडियंस सबसे ज्यादा आता है वो ये आता है कि साइट पर कॉन्ट्रैक्टर और लेबर्स को हैंडल कैसे किया जाए, क्योंकि अक्सर ये कंप्लेन आती है वो सुनते नहीं है, बात नहीं मानते, कुछ कहो कब कुछ कर रहे होते हैं, आज की बात परसों कर रहे होते हैं। तो अब हैंडल कैसे किया जाए उन सबको? तो देखो, पहली तो बात है ये मसला आएगा ही नहीं अगर आप एक एक्सपर्ट इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करोगे।
अगर आप हमारे YouTube चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर पे क्लाइंट हम्म। के रिव्यू पढ़ें हम्म। जो उन्होंने वीडियोस में शेयर करे हैं, वो ये बताते हैं कि धीरज जी आपके साथ हमारा इंटीरियर का काम कब कंप्लीट हो गया हमें पता ही नहीं लगा। हम्म। हमारे साइट पे कस्टमर राजा बाबू की तरह सिर्फ हफ्ते में एक ही बार आता है, हम्म। उसमें भी वो रिव्यू और सेलिब्रेट करता है कि हमने पिछले हफ्ते ये कहा था, ये हो गया और हम अपने प्रोजेक्ट में एक हफ्ते आगे निकल गए। बस क्लाइंट का इतना ही काम है। अगर एक होम मेकर घर में जाके कॉन्ट्रैक्टर और लेबर को हैंडल कर रहा है तो पहली बात तो यह है, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने का फायदा क्या हुआ। करेक्ट। और अगर वो ये सब काम करेगा तो उसका जो कोर बिजनेस है या एक होम मेकर की जो कोर एक्टिविटी है वो कौन करेगा। तो कहीं ना कहीं इसके लिए होम मेकर ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो गलत कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर लेता है। कुछ लोग कॉस्ट बचाने के चक्कर में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर लेते हैं, पेंट का कॉन्ट्रैक्टर अलग, प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्टर अलग, और फिर वो उनको इंटीग्रेट करने में लग जाते हैं। करेक्ट। तो वो आपसे ऐसा सवाल करेंगे कि सर कॉन्ट्रैक्टर को कैसे हैंडल करें, लेबर को कैसे हैंडल करें। तो उसके लिए ना मेरे पास एक रामबाण इलाज है, और आप जब भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछे उसको वो ये इलाज बता देना, और ये प्रूवन है। मैंने ये इलाज अपनाया 2005 में, जब मुझे अपनी कंपनी में प्रॉब्लम आई, लेबर को हैंडल करने में, क्लाइंट को भी हैंडल करने में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए इलाज है। इस इलाज का नाम है, बुक है ये, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। 2005 में मैंने ये किताब पढ़ी थी, और उसके बाद मुझे किसी भी तरीके के लोगों को हैंडल करने में दिक्कत नहीं आई, चाहे वो मेरे क्लाइंट हो, चाहे वो मेरे सब कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो मेरी लेबर हो। उस समय इस किताब के ऊपर लिखा था कि बाइबल के बाद बिकी जाने वाली सबसे बड़ी किताब है। अच्छा। और आज मैं श्योर हूँ कि वो बाइबल से भी ज्यादा उसकी कॉपीज बिक गई होंगी। तो आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का भी लिंक डालिए और उस किताब का भी लिंक डालिए, तो लोग उसको अमेज़न से परचेज कर लेंगे और उसके बाद उसको पढ़ेंगे, और उन्हें कभी भी कॉन्ट्रैक्टर, लेबर, क्लाइंट, वाइफ, गर्लफ्रेंड, किसी को भी हैंडल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सर यहाँ पर हमारे लाइफ कोच भी हैं, तो उनकी एडवाइस भी इनसे ले सकते हैं। ओके, ठीक है। सो इस चीज को थोड़ा नैरो डाउन करें तो आपका कहना ये है कि एक सिंगल कॉन्ट्रैक्टर को हायर करो रेदर देन अलग अलग टीम्स को हायर करो जिनको आप इंटीग्रेट करने में लग जाओ, फिर वहाँ पे मिसकैलकुलेशंस होती हैं। एक सिंगल और आपका वो कोर बिजनेस भी नहीं है ना, आपकी वो कोर एक्टिविटी नहीं है कि भाई आप लेबर को कैसे हैंडल करोगे, और लेबर को भी पता है कि मुझे इसे हैंडल करने में दिक्कत होगी, तो वो आपके सामने ज्यादा बड़ा चढ़ा के बात बोलेगा। करेक्ट, बिल्कुल। ठीक है सर। तो हमारे जो अगला क्वेश्चन वो ये है कि जैसे मेरा घर बनना भी स्टार्ट हुआ है, तो क्या मुझे एक साइट सुपरवाइजर या साइट इंजीनियर को हायर कर लेना चाहिए या फिर इनकी जरूरत नहीं है हमें? तो देखो सर, ये सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो फैक्टर है स्केल ऑफ प्रोजेक्ट। अगर आप एक अपार्टमेंट इंटीरियर करा रहे हो, जैसे कि हम बहुत सारे अपार्टमेंट इंटीरियर करते हैं, जिसका काम जो है वो 15 से 20 लाख का है बस, और जो है 3 से 6 महीने में वो खत्म होना है, तो मैं समझता हूँ वहाँ पे आपको साइट इंचार्ज लग के कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। मगर आप एक कोठी का काम करा रहे हो जिसमें 1 से 3 साल लग रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत 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 ज़रूरी है कि आप साइट इंजीनियर रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे अप डाउन होंगी, बहुत चीज़ों की मेजरमेंट होगी, रीमेजरमेंट होगी, बहुत सारा आपका सामान आएगा, तो सारी कैलकुलेशन वो साइट इंजीनियर के पास रहेगी। तो यस, साइट इंजीनियर रखना बहुत ज़रूरी है, एंड इट्स डिपेंड ऑन द स्केल ऑफ योर इंटीरियर प्रोजेक्ट। ओके, परफेक्ट। यानी बड़ा प्रोजेक्ट है रखो, छोटा बन रहा है कुछ तो ठीक है, उसमें जरूरत नहीं होती है। जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं अच्छे, वही आपको सुपरवाइजर प्रोवाइड करते हैं, तो अननेसेसरी वो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अगर आप किसी भी टैलेंटेड सुपरवाइजर को हायर करते हो, 40 से 50 हज़ार रुपये महीना लेगा, तो अपार्टमेंट इंटीरियर जहाँ पे काम ही 15 से 20 लाख का है, तो वो 1.5 से 2 लाख की आपकी एडिशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है सर, तो इसके साथ मेरे क्वेश्चन तो खत्म हो गए, लेकिन हमारे इस सेक्शन में हमारे इस पॉडकास्ट में एक सेक्शन होता है जिसको कहते हैं जनता के सवाल। इसमें आपको जब हमने डाला था अपने YouTube इंस्टा पर कि आप हमारे साथ आने वाले हैं, तो तब से हमारे पास धड़ाधड़ पता नहीं कितने क्वेश्चंस आ गए। उनमें से हमने 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करें जो हम आपसे पूछने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि एक कोई महिला है, उनका कहीं घर बन रहा है, वहां पर वो पूछती है कि मेरा पीओपी वाला मुझसे 75% रकम एडवांस में मांग रहा है, तो क्या इतनी रकम एडवांस में मांगनी चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को या कुछ गलत हो रहा है? तो इसमें मेरा उस महिला से ये सवाल है कि काम कितना बड़ा है। अगर आप एक कमरे में पीओपी करा रहे हो और कोई कॉन्ट्रैक्टर आपसे 75% एडवांस मांग रहा है, तो बिल्कुल सही है, उतना उसका सामान लाने में ही लग जाना है। लेकिन अगर आप एक 3 BHK का इंटीरियर करा रहे हो या 3 BHK में फॉल सीलिंग और पीओपी का काम करा रहे हो, तब उसका 75% मांगना बिल्कुल गलत है।
ओके। तब जो हमारी पेमेंट टर्म होगी वो ऐसे होगी 10 से 20% एडवांस, जिसको बोलेंगे स्टेज ए पेमेंट। फिर जाली बांधने के बाद आएगा स्टेज बी पेमेंट जो 20 से 40% हो गया। फिर आएगा स्टेज सी पेमेंट जो 40 से 60% हो गया। और फिर आएगा डी स्टेज की पेमेंट जो फाइनल फिनिशिंग पे हो गई। और फिर ई स्टेज पे आपने कंप्लीट करके 10 से 20% उसको दे दिया। करेक्ट। पेमेंट स्टेज कभी भी डिफाइन करें तो एक बात का ध्यान रखें कि आपको विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है, यानी क्लाइंट के लिए भी वो विनिंग सिचुएशन होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी विनिंग सिचुएशन होनी चाहिए। अगर क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को दबाने की कोशिश करेगा वो भी ठीक नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट को दबाने की कोशिश करेगा वो भी ठीक नहीं है। आपसे कोई कॉन्ट्रैक्टर ज्यादा पैसे लेके चला जाए, काम पे नहीं आए, वो गलत है। लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्टर अपने पास से आपके घर में पैसा लगा के काम करे वो भी आपके लिए गलत है। तो आपको कैच ये पकड़नी है कि आपने विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है। वाह, आई थिंक ये जवाब सुन के जो हमारे इंटीरियर डिजाइनर कॉन्ट्रैक्टर ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे वो बड़े खुश होने वाले हैं। अब हम मूव करते हैं अगले सवाल पर जो हमसे जनता ने पूछा है। अगला सवाल जो हमारे पास आया वो ये आया कि क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट विद मटेरियल देना चाहिए या विदाउट मटेरियल देना चाहिए? तो देखो ये सवाल है ना, ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है। यानी अगर आपके पास पैसे हैं और टाइम नहीं है तो आप 1 पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट कर लो। 1 पॉइंट कॉन्ट्रैक्टर आपको महंगा तो पड़ता है लेकिन आपको पीस मिलती है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मल्टीपल एजेंसी को हायर करो। कई बार कुछ लोगों की लीडरशिप स्किल्स अच्छे होते हैं, वो दूसरे लोगों के यस नो को समझते हैं और मल्टीपल लोगों से काम करा लेते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे प्रोफेशन में होते हैं जिनके पास पीपल को अंडरस्टैंड करने के स्किल नहीं होते हैं, वो ऐसा करके अपने प्रोजेक्ट को फंसा लेते हैं। मुझे याद है 3 साल पहले इंस्टाग्राम पे मेरे पास एक इंक्वायरी आई थी रात को 10 बजे कि धीरज जी मैंने यूट्यूब पे देख के ना छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर को लगा के अपना काम फैला लिया, अब मेरा काम सिमट नहीं रहा, 3 महीने में मेरी शादी है और वो कॉन्ट्रैक्टर मुझे इतना परेशान करते हैं, कोई कहता है ये बिजली वाला करेगा, कोई कहता है ये प्लम्बर करेगा, मुझे पता नहीं। तो साहब मैं वहाँ पे गया, नेक्स्ट डे मैंने एस्टीमेट दिया और उन्होंने मुझे बिना कुछ कहे एडवांस दे दिया, मेरा काम अवार्ड कर दिया और मैंने उनको 2 महीने के अंदर घर कंप्लीट करके दिया। तो कई बार ये इतना पेनफुल और रिस्की हो जाता है कि आप होम इंटीरियर इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव हो जाते हैं, जिसको मैं बोलता हूं कि आपको रेनोफोबिया की बीमारी हो गई। रेनोफोबिया क्या होता है? होम इंटीरियर या होम रेनोवेशन से इतना डरना कि उसको कराना ही नहीं। तो कई बार रेनोफोबिया का हमने इलाज भी किया है साहब। अरे वाह सर, आप तो एक पॉडकास्ट में पता नहीं कितने टर्म्स देने वाले हो मुझे नए नए। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। ठीक है सर, तो अगला क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि एक आम इंसान जब भी घर का इंटीरियर करवा रहा होता है, वो भले किसी प्रोफेशनल के साथ करवाए अपने आप करने का ट्राई करे, तो ऐसे मेजर क्या ब्लंडर्स है जो वो कर देता है जो उसको नहीं करने चाहिए और अगर कर दिए तो आगे भुगतता रहेगा? तो कई बार ऐसा होता है एक होम मेकर काफ़ी ब्लंडर कर देती है इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर से काम कराने में या घर का इंटीरियर कराने में। और एक मेरे साथ एक स्टोरी हुई जिसको मैं शेयर करना चाहूँगा। एक दिन सुबह सुबह 8 बजे मेरे पास मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया कि धीरज आप आज कैसे शेड्यूल हो? तो मैंने उसको बताया मैंने यहाँ जाना है। बोले कहीं नहीं जाओ प्लीज़, आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको ना अपनी एक फ्रेंड से मिलाऊंगी और उसके साथ बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा यार मैं कॉन्ट्रैक्टर आदमी हूँ, ये किस तरीके की प्रॉब्लम होगी? कह रही बस तू सवाल मत कर, आ जा। तो मैं उसके पास पहुँच गया और वो मुझे अपनी फ्रेंड के पास ले गई। वहाँ पे उसकी फ्रेंड की हालत बहुत बुरी थी, इमोशनली देखने में लग रहा था कि वो बहुत लो है। और उसने बताया कि भाई उसके हस्बैंड से झगड़ा हो गया है। तो मैंने कहा उसमें मैं क्या कर सकता हूँ जी? तो उन्होंने बोला झगड़ा इस कारण से हुआ कि ये बीइंग होम मेकर इसने जिम्मेवारी ली थी घर का इंटीरियर कराने की और समाओ वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ और अब वो ठेकेदार इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर उनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा एंड इसका हस्बैंड इसको ही ब्लेम कर रहा है तू इस सिचुएशन में आई है और तू ही इससे बाहर आ। तो मैंने बोला नो प्रॉब्लम मैम जी, आपके क्या क्या काम है आप बताइए। उन्होंने मुझसे काम शेयर करे, मैंने अपनी टीम को भेज के काम करा दिए। और फिर एक दिन आया जब मुझे इवनिंग में कॉल आई और तब पता लगा उनके घर पार्टी थी और वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एंजॉय कर रहे थे, मैं पार्टी में गया। तो वहाँ से मेरे माइंड में ख्याल आया कि एक होम मेकर काफ़ी सारी गलती कर देते हैं अनजाने में, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता, ये उनका कोर काम नहीं है। तो वो एक इंटीरियर घर का कराने में काफ़ी गलती कर देते हैं। और क्यों ना मैं एक ऐसी बुक लिखूं जिसके अंदर मैं जर्नल इंटीरियर कराते समय जो ब्लंडर्स होते हैं एक होम मेकर की तरफ से उनको मेंशन करूं। तो मैंने एक बुक लिखना शुरू करी, होम इंटीरियर ब्लंडर्स, और वो कंप्लीट भी हो गई है। और इस बुक को पढ़ करके जो एक होम मेकर है वो बहुत सारे अपने टाइम और पैसे बचा सकते हैं
वो ये ब्लेंडर ना करें जो ब्लेंडर ऑलरेडी हो चुके हैं, वो एक नया ब्लेंडर करें जो अभी तक नहीं हुआ है। तो इस किताब से हमारी इंटेंशन बुक ये हमें है। मिल जाएगी फ्री हाँ, में? बुक आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। चलो गाइस, बोनस है अपने लिए। हाँ, आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, स्क्रीन पे अगर आप QR कोड भी डाल देंगे तो भी वो स्कैन हो सकता है। तो उस बुक में से मैं आपको 2 ब्लेंडर्स बताता हूँ। पहला बड़ा ब्लेंडर होम मेकर ये करते हैं, फैंसी, सेक्सी एंड फ्लेक्सिबल। होम मेकर आजकल ना इन चीज़ों पे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो शैंडलियर ऐसा देखेंगे जिसके अंदर इतने पार्ट होंगे कि अगर उस पर कभी डस्ट जम गई तो वो साफ़ नहीं होगा। अगर काम वाली उसको साफ़ करेगी तो वो टूट ही जाएगा। तो इस तरीके के ब्लेंडर ना करें। फ्लेक्सिबिलिटी में मैं बताता हूँ, आजकल इंस्टा पे, यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर ऐसी रील डालते हैं, अलमारी में से स्टडी टेबल निकल आई, टीवी यूनिट को तोड़ मड़ोड़ के बेड बना दिया। क्या जरूरत है इसको करने की? जो हम लोगों के अपार्टमेंट डिज़ाइन हुए हैं, जो इतने बड़े बड़े आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन करें, उसमें स्पेस की प्लानिंग है। ठीक है, आज की डेट में वो थोड़ी सी कम है, बट आपको ये फ्लेक्सिबल और चीज़ों को तोड़ने मड़ोड़ने की क्या चीज़ें हैं? उसके चक्कर में एक्सीडेंट होते हैं। उसके चक्कर में चीज़ आज तो काम करती है, कल काम करना बंद कर देती है, वो ऐसे ही पड़ी रहती है। तो इन सब फैंसी चीज़ों के पीछे ना दौड़ें, बेसिक मिनिमलिस्टिक कराएं। हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे मिनिमलिस्टिक इंटीरियर हुआ है और वो किसी लग्जरी से कम नहीं लग रहा और उसमें कोई भी फैंसी चीज़ें नहीं हैं। तो पहला ब्लेंडर तो ये होता है। दूसरा ब्लंडर क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, फॉल सीलिंग नहीं कराएंगे भैया घर में। फॉल सीलिंग से ना हमारा घर छोटा लगने लग जाता है। अरे भाई, फॉल सीलिंग के काम से ही घर के अंदर जान आती है। क्यों? क्योंकि फॉल सीलिंग और लाइटिंग का चोली दामन का साथ है। अगर फॉल सीलिंग बढ़िया नहीं होगी तो लाइटिंग बढ़िया नहीं होगी। लाइटिंग और फॉल सीलिंग मिला के आपको इतना बेस्ट इंटीरियर कॉम्बिनेशन देते हैं जो आप बिना फॉल सीलिंग के कभी नहीं निकाल सकते। अच्छा सा वुडवर्क कराएंगे, फिर ट्यूबलाइट लगा लेंगे कि भाई फॉल सीलिंग नहीं करानी। अब आप बताओ, ट्यूबलाइट कितने लाइट थ्रो करती है? सिर्फ 8 फुट तक। एक जगह लाइट दिखेगी, दूसरी जगह अंधेरा दिखेगा। तो फॉल सीलिंग का पहला बेनिफिट ये होता है कि आपको प्रॉपर डिवीजन ऑफ लाइट मिल जाता है, यानी लाइटिंग बराबर डिवाइड होगी। प्लस आपको मूड लाइटिंग मिल जाती है बिना ऑटोमेशन कराए हुए। आप कोव में येलो लाइट लगाओ, दिन में व्हाइट लाइट जलाओ या येलो लाइट भी जलाओ, रात में सिर्फ और सिर्फ कोव लाइट जलाओ, इतनी बढ़िया नींद आएगी। जिनको भी नींद ना आने की बीमारी है वो इसीलिए है कि वो 6 बजे के बाद सफ़ेद रोशनी का उपयोग करते हैं। जब तक पीली रोशनी हमारी आंख को नहीं मिलती तो उससे सिग्नल नहीं जाता सूरज डूबने का, उसका माइंड स्लो नहीं होता, इसलिए उसको नींद नहीं आती है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट ब्लेंडर हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। फॉल सीलिंग के केस में तो मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, जैसे ही मैं जाता हूँ क्लाइंट कहता है धीरज जी फॉल सीलिंग नहीं करानी, मैं भी हाँ में हाँ कर देता हूँ, बिल्कुल नहीं करानी। फिर मैं धीरे धीरे उसको इम्पोर्टेंस समझाता हूँ और बड़ी मिनिमलिस्टिक फॉल सीलिंग डिज़ाइन प्रपोज करता हूँ। एक मेरे चैनल पे खास वीडियो है, उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में डालिएगा। अदानी में मैं एक घर करने गया था, वहाँ पे मुझे क्लाइंट ने बोला धीरज जी मुझे फॉल सीलिंग नहीं करानी, बट जब मैंने उनका घर बनाया तो उन्होंने अपने घर के टेस्टिमोनियल वीडियो में कहा कि अगर मैं फॉल सीलिंग नहीं कराती तो बहुत बड़ी गलती कर देती, और उन्होंने मुझे थैंक्स किया। तो ये 2 इंपॉर्टेंट ब्लेंडर हैं जिनसे आप बचें, और बाकी ब्लेंडर समझने के लिए आप मेरी किताब को ज़रूर पढ़ें, होम इंटीरियर ब्लेंडर्स। थैंक यू। खैर, इसके साथ हमारे क्वेश्चंस और हमारे एजेंडा के क्वेश्चन दोनों खत्म हो जाते हैं, तो इसके साथ हमारा पॉडकास्ट भी खत्म हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरी तरफ से, मेरे सब्सक्राइबर्स की तरफ से, मेरी ऑफिस की तरफ से कि आप आए और हमें इतना कमाल का ज्ञान दिया, तो उसके लिए मेरा दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, और मुझे भी यहाँ बहुत अच्छा लगा। आई लव योर एनर्जी, जिस एनर्जी और इंथुजियाज्म से आप बात करते हो और आप एक अच्छे मिशन पे हो, आप पूरी इंडस्ट्री के लोगों को जोड़ रहे हो, ये बहुत प्यारी बात है और ये आपको बहुत अलग बनाती है। और उम्मीद करता हूँ आगे भी आप मुझे बुलाओगे और हम दोनों इकट्ठे मिलके बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट? मुझे उम्मीद है कि आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा भी लगा होगा, प्लस आपको बहुत सारी वैल्यू भी मिली होगी। धीरज जी के 20 साल के कमाल के एक्सपीरियंस से हमने थोड़ा बहुत जो निकालना चाहा वो निकाल लिया, और मुझे उम्मीद है कि आपकी लाइफ में उसकी वजह से कुछ वैल्यूएशन हुआ होगा। तो इतना तो मैं भरोसे से कह सकता हूँ कि इस पॉडकास्ट के बाद अगर आप किसी इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं तो आप उसको ज्यादा अच्छे से जज कर पाएंगे। इसके बाद भी अगर आप धीरज जी से बात करना चाहते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो मैं उनका इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां क्लिक करके आप उनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमसे आप इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर क्लिक करना है और हमारी टीम पूरी तरह से आपको बता देगी कि हम इंटीरियर डिजाइन करने में आपकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस पॉडकास्ट का एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक अच्छे गेस्ट के साथ, जिनसे हम करेंगे बहुत सारी कमाल की बातें। तो तब तक के लिए गुड बाय।